हेलो गाइस, मेरा नाम है सदाम लेनार्डो कैप और आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की ग्रिफिथ्स बुक से। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करें। आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही गर्मा गर्म और इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ पे और सबसे स्पेसिफिक चीज़ पिल बॉक्स के कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने इससे पहले वीडियो में काफ़ी चर्चा कर रखी है, पर हम आज देखेंगे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और फिर उसके साथ साथ हम बात करेंगे इसमें पोटेंशियल पर कि पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट क्या होती है एक्चुअल में और क्यों आती है पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियोस को अगर जानना है, अगर आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में, तो आप मेरे वीडियोस को पूरे अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर 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 शेयर ज़रूर करें इसे। तो आइए शुरू करते हैं गॉस लॉ के पिल बॉक्स की प्रॉब्लम के साथ। तो हमारी जो पिल बॉक्स है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होती है, एक माचिस की तिल्ली की तरह होती है पिल बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम कहते हैं पिल बॉक्स और ये पिल बॉक्स की जो शेप है वो काइंड ऑफ इसी तरह की होती है, पिल बॉक्स, ठीक है, माचिस की डिब्बी की तरह। बात यह है कि पिल बॉक्स एक्चुअली में है क्या और कहाँ लेके आते हैं। तो इसको जानने से पहले हमें जानना होगा गॉस लॉ के बारे में। अगर आपको गॉस लॉ के बारे में पूरी की पूरी चीज़ों को डिराइव वे में जानना है तो मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखें। हमने देखा था कि गॉस लॉ जो होती है वो इंटीग्रल फॉर्म जो होता है इसका ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी गॉस लॉ है और इसके मदद से हमने ये देखा था कि ई डॉट डी ए होती है वो अलग अलग चार्जेस के लिए आपकी डिफाइन होती है। मान लीजिए ये चार्ज या लैम्डा डी एल भी हो सकता है, या फिर ये हो सकती है सिग्मा डॉट डी ए भी होगा, या फिर ये होगा 1/एप्सिलॉन नॉट रो डॉट टी ए। अच्छा, हम बात ये करते हैं गॉस लॉ का काम कहाँ आता है। गॉस लॉ का काम वहाँ आता है जहाँ पे आपके पास सिमिट्री हो, वहाँ हमारे पास गॉस लॉ की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। सिमिट्री के केस में काम करता है। अब सिमिट्री क्या होती है? सिमिट्री मीन्स के अगर से सर्कल आपके पास है, अगर आपके पास सर्कल है और सर्कल में आप यहाँ से घूम के दोबारा उस पोजीशन पे आए तो आपको क्या मिलेगा? कोई शेप में चेंज नहीं आएगी, कोई ओरिएंटेशन में चेंज नहीं आएगी। मीन्स के इसको पूरा घुमा देने पर भी जैसे का ज्यों का त्यों वो शेप ओरिएंट करता है। सिमिलरली आपके पास अगर स्फेरिकल सरफेस है तो कोई भी चीज़ क्या होगा? पूरी तरह से इसे ढक लेगा। सिमिलरली आपके पास अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर में क्या होता है, आती है कि अगर ये पूरा गोल घूमता जाएगा तो आपको एक सिमेट्री टाइप की नज़र आती है ना। तो इस तरह के सिमेट्री के लिए हम गॉस लॉ का यूज़ करते हैं, ठीक है। गॉस लॉ का कंसेप्ट ये होता है कि आपको एक ऐसा क्लोज सरफेस बनाना है जो उसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनको ढक ले। मान लीजिए कि इसके अंदर Q1 Q2 हैं तो ये गॉस लॉ क्या करेगा? Q1 Q2 को ढक लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, बाकी ये गॉस लॉ के अंदर नहीं आता। अगर एक सर्कल है, सर्कल क्या है? क्लोज्ड सरफेस नहीं है, इसमें सरफेस नहीं होती है, इसमें बस एक पेरीमीटर, एक बाउंड्री होती है। सिलेंडर में क्या होती है? एक सरफेस होती है, जिस तरह से आपको वृत्ताकार सरफेस है, कर्व सरफेस नजर आता है। देयरफॉर ये दोनों सिमेट्री की हम ये दोनों की बात करेंगे। अच्छा, इस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे, वो अगली वीडियो में करेंगे इस पे प्रॉब्लम्स। बट आज हम देखना चाहते हैं पिल बॉक्स पे ये कहाँ लेके आते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है इन्फिनिट सरफेस पे। मान लीजिए कि एक सीट है, सीट मतलब समझ लीजिए कि आपका जो घर का जो दीवार है वो एक शीट हुआ, या फिर आपकी जो कॉपी है वो एक शीट हुई, ठीक है। और मान लीजिए वो बहुत बड़ी है, इन्फिनिट है और उस पर कुछ चार्ज दी हुई है, ओके। मान लीजिए कोई भी चार्ज दी हुई है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। अब ये बोला जाएगा आपको कि अच्छा ये बताएं कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो आप बोलेंगे कि इसमें जब इन्फिनिट शीट है तो ऑब्वियसली चार्ज भी क्या होगा? इन्फिनिट होगा। जब चार्ज इन्फिनिट होगा तो आंख बंद बूंद के आप बोल सकते हैं कि E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर जो है, तो किसी भी डिस्टेंस पे क्यू इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इन्फिनिटी नहीं होगा। अब आप बोलेंगे यार ये क्या है? आप इन्फिनिटी लिख के आएंगे तो आप ही गलत हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम क्रैक कैसे करेंगे? तो आइए हम इसी चीज़ को तो देखने वाले हैं कि इसको हम क्रैक कैसे करेंगे। क्रैक करने के लिए जो सबसे अच्छी, चलो मैं एक फिगर ही बना लेता हूँ फिर से, ओके। इस प्रॉब्लम को क्रैक करने की एक सिंपल सा उपाय ये कि आप एक इन्फिनिट शीट ले लेते हैं और जो चार्ज दी हुई है उस पर एक आप पिल बॉक्स यू बना लेते हैं कि ये रही मेरी एक पिल बॉक्स जो इसके डाउन साइड पे जाएगी, ठीक है ना।
और इसका जो है अपर साइड में भी ये कुछ ना कुछ बनागा। तो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, तो माफ़ कीजिएगा इस चीज़ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली चार्ज को ये ढकेगा, जस्ट लाइक माचिस की डिब्बी। आप देख लो, ये छोटा सा डिब्बी बनाएंगे। इसका आइडिया क्या है कि बेसिकली ये जो सीट है वो इन्फिनिट, यानी कि चारों तरफ लेंथ ब्रेथ और ये सब क्या है इन्फिनिट है, और ये इसकी सरफेस है, तो सरफेस चार्ज ही होगा, मीन्स सिग्मा होगी इसकी चार्ज डेंसिटी। एक पर्टिकुलर एरिया के लिए आपका क्या होगा, Q इज इक्वल टू आप ले सकते हैं सिग्मा ओवर ए। तो आपको बनाना क्या है कि वी हैव टू मेक ए पिल बॉक्स ऑफ एरिया ए। तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज कितना इनक्लोज करेगा, चार्ज जो इनक्लोज करेगा वो क्या होगा, सिर्फ सिग्मा इंटू ए, ये पिल बॉक्स करेगा। और बेसिकली हमारा जो काम ही होता है कि हमें एक ऐसा डिज़ाइन करना है गॉस लो, जो जितना चार्ज उसके अंदर है उसी को हमें देखना है, बाकी कितना है बाहर उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। तो अभी इन्फिनिट है तो कोई एक पोर्शन मैंने चूज कर लिया, इसमें क्या है, चाहे इसको उठा के यहाँ रखो या यहाँ रखो, बात तो बराबर है। पिल बॉक्स का मतलब ये है कि चाहे हम इसको इन्फिनिटी की तरफ लेके आए, इधर लेके आए, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये एक अपना टोटल एक शीट बन जाएगा। और ऊपर से ये कवर है, बिकॉज माचिस की भी जानते हो कि हर तरफ से ये है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, क्यूबॉइड भी कह सकते हैं एक तरफ का। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से निकल रही है वो ऊपर की तरफ निकल रही है, तो आप ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहले मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूँ, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। पहली इक्वेशन मेरी ये है। अब देखिए इस पे जो सरफेस है, इस पे जो फेसेस हैं वो देखिए क्या है, एक फेस यहाँ है, एक फेस यहाँ, एक ये फेस है और एक ये फेस, एक साइड फेस है। साइड फेस से बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ है, और इसका जो एरिया है, ये जो साइड फेस देख रहे हैं, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ होगा, वो इस तरफ होगा, ठीक है। बिकॉज हमने कहा था कि जब भी हम एरिया की बात करेंगे हम क्या लेना, उससे परपेंडिकुलर क्या होता है उसकी बात करेंगे, बिकॉज ये क्या है, ई डॉट डी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है, मीन्स ए डॉट बी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा इज जीरो। और अगर ए और बी के बीच अगर एंगल अगर बनेगा 90 डिग्री तो ये जीरो देगा मुझे, ये मेरे को बात पता है। तो विद दिस आर्ग्यूमेंट हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इसकी जो एन हैट है नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में, तो ये बनाएगा क्या, परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये केस इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा। देयरफॉर जो फेसेस हैं, जो साइड फेसेस हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, जीरो होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिख रही है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम साइड फेसेस आर जीरो। तो ये तो बात कंफर्म होगी। तो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कहाँ से, अच्छा एक जो यहाँ दिख रहा है ये भी तो एक सरफेस है भाई साहब, तो इस सरफेस से क्या निकलेगा, इस सरफेस से हमें निकल रहा है, और इस सरफेस का जो एन है वो कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर द अपर सरफेस, फॉर द अपर सरफेस हम ये कह सकते हैं कि ई डॉट डी ए बेसिकली इस पे कॉस क्या है, जीरो है, तो हम लिख सकते हैं ई डी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ये दिए और कॉस 0 डिग्री। तो हम ये आ गई बात ई इंटू डी ए, तो ये आ गया सिंपल सा ई डी ए, इंटीग्रल कर लें। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, बेसिकली ये जितने भी चार्ज यहाँ पे डाली गई है वो सब यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या है, कांस्टेंट है। इस पूरे एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो यूनिफॉर्मली निकल रही है, कहीं से वेरी नहीं कर रहा है कि यहाँ से कुछ ज़्यादा निकल रहा है और यहाँ कुछ कम निकल रहा है, ऐसे कोई वेरी नहीं है, तो कांस्टेंट है, एरिया पे डिपेंडेंट नहीं करता। अब क्यू इनक्लोज्ड है तो ये क्या होगा, सिग्मा दिया हुआ है, और ए जो है वो मैंने देखा है कि पिल बॉक्स का एरिया है। अब ये तो उतना ही चार्ज को कवर कर रहा है ना जितना ये जिस इस एरिया पे ये बनाया गया है, तो सिग्मा इंटू ए लिखेंगे हम ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर हम इस छोटे से एरिया को अगर इंटीग्रेट भी करें तो ये हमें क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा सिर्फ पिल बॉक्स ही तो मिलेगा, और इस पूरे पिल बॉक्स का जो एरिया है वो क्या है, ई इंटू ए बराबर सिग्मा इंटू ए। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि जब भी आप कोई पिल बॉक्स बनाओ, जब भी कोई इन्फिनिट शीट मिल जाएगा या फिर इन्फिनिट काइंड ऑफ आपको सिलेंडर मिल जाएगा तो आप पिल बॉक्स बना सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह का इन्फिनिट मिल गया आपको, समझ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है, बहुत बड़ा वाला मिलता है ना, तो आप यहाँ पे पिल बॉक्स बना सकते हैं। अलग अलग सरफेस पे आप पिल बॉक्स बना के आप इसकी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं।
आपको पूरा का पूरा नहीं बनाना है, आपको कुछ सरफेस पे बनाना है इन्फिनिट की, यहाँ इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ऐसे करेंगे, और आपको देखना है कि कहाँ किस सरफेस से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और जो इसकी एरिया है वो उतनी ही एरिया होती है उसकी भी। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम सेम तरीके से करते हैं। देयरफॉर E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये अपर वाले से है, ठीक है। अब बाकी इसमें जो एरिया है बेसिकली ये जो है, ये जो एरिया ये जो है वो क्या करेगी, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब वो नीचे से भी निकल रहा है, और नीचे में भी क्या है एक सरफेस है, बिकॉज आपको पता है पिल बॉक्स पे तो क्या होगा, दो सरफेसेस होती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी वो ऊपर भी जाएंगी नीचे भी जाएंगी, तो डाउन स्टेयर्स में क्या होगा, अगेन एक ई आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये नेगेटिव नहीं होगा भाई साहब, ये आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2E ओवर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है मेरे दोस्त। ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसलिए है, तो आपने देखा बिकॉज पिल बॉक्स के साथ दो सरफेसेस हैं, तो देयरफॉर चार्ज तो एक ही है, बिकॉज चार्ज जो कवर करेगा वो तो सिग्मा ही कवर कर रहा है ना, इसलिए सिग्मा इंटू 2A नहीं करेंगे। बट इसके पास तो दो एरिया है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, पिल बॉक्स के साइड में जो इंटीग्रल होंगी वो एक तरफ E इंटू ए होंगी। तो बेसिकली अगर आपको एक लाइन में लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, E डॉट 2A इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात ये है कि हमारे पास जो इन्फिनिट शीट है, ये तो बता दिया आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फाइनाइट होगी, बट प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे को पता है कि E1/r² से डिक्रीज करता है, तो इसमें डिक्रीज क्यों नहीं करा। इसका बड़ा सिंपल आंसर है कि ये जो शीट है वो इन्फिनिट है, ठीक है। मान लो कि आपका अर्थ ये गोल नहीं होके ये फ्लैट अर्थ होता और वो बहुत इन्फिनिट होता, मतलब पूरे यूनिवर्स को समझ लो एक पूरे शीट के बराबर है। तो आप चाहे इससे कितना भी ऊपर जाओ, जितना ऊपर जाओगे, मान लो आप थोड़ा सा ऊपर गए तो आप पूरे के पूरे शीट को तो देख नहीं पाओगे ना, वो कुछ भाग को देख पाओगे। तो ये आपको क्या बनेगा, कोन की तरह लगेगा कि ये मेरा फील्ड व्यू है। आप यहाँ चले जाओ तो यहाँ से आप पूरे इसको देखोगे तो ये क्या होगा, एक पूरा फील्ड भी आपको नजर आएगा। अच्छा 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 अच्छा, ये है। फिर धीरे धीरे आप और दूर जाओगे तो आपको एक पूरा फील्ड नजर आएगा। तो इट मीन्स कि आप जितना ऊपर की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगा, चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी, और वो चार्ज की डेंसिटी इस तरह से होगी कि वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर बी लाइक डिक्रीज विथ r², इट विल रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि आप इस इन्फिनिट प्लेन को कभी भी एस्केप कर ही नहीं पाओगे। यही है ब्यूटी गॉसियन सरफेस के। अगर अगर इन्फिनिट हो जाता तब तो भाई कह रहा था कि ये हमारी जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो बेकार है, वो बेवकूफ़ वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और यही इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स भी है और बहुत ही अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हमने बात किया है E इज इक्वल टू KQ/r², इस पे हमने बात की है पहले ही। अब सोचिए कि क्या होगा अगर हम ऐसा करें, E.dl लें, मतलब कि मान लीजिए कि ये कोई एक स्फेयर है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल रही हैं, और मैंने एक बाउंड्री लेके एक धागा लेके इसके चारों ओर निकाल दिया, मतलब कि जैसे कि पैरामीटर होता नहीं उस तरह से E.dl मैंने करना चाहा। तो बेसिकली ये अगर स्फेयर होगा तो dl को हम क्या ले सकते हैं, dr/r, और लिख सकते हैं इसे हम r/d(θ) प्लस r/sin(θ) d(φ)। ये काम तो हम कर सकते हैं, बट हमें पता है कि जब भी हमारे पास स्फेयर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली निकलती है, तो हमारा यहीं तक खत्म हो जाएगा कि ये जो बिकॉज ये होती E.dl जो होंगी वो क्या होगा, ये कुल मिला के बात यहीं तक हो जाएगी कि अच्छा ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, आई डोंट हैव टू पुट दिस, ये अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ लाइन इंटीग्रल वाला काम करूँ। E.dl जो मेरा क्या बन जाएगा, बेसिकली E dr बन जाएगा। आप यहाँ छोड़ दीजिए इंटीग्रल E dr,
अब ई डी आर का मतलब क्या हुआ, के क्यू बटे आर स्क्वायर डी आर, ये होती है हमारी मतलब के और क्यू तो मेरा कांस्टेंट है तो इसको भूल जाओ, और ये आर का अगर मैं निकालूंगा तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ से यहाँ तक एक बांध लिया, ये मेरा एक ओरिजिन है और मैंने यहाँ से रस्सी पकड़ा, एक पॉइंट आर है और इसको लेके किसी एक पॉइंट तक लेके आ गया, मान लीजिए आर बी तक लेके आया, ठीक है, और आर बी भी उससे पूरा मिला दिया मैंने, ओके। तो बेसिकली या कोई आप मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, आर बी एक जो क्या है एक पॉइंट मान लो आप कि एक मैंने तो स्फेयर तो लिया है, चलो मैंने एक यहाँ से लिया आर ए और कोई यहाँ से पॉइंट लिया आर बी, और मैंने चाहा कि चलो मैं यहाँ से यहाँ तक घेर देता हूँ इसे, ठीक है। तो Q 1/r² को हम क्या ले सकते हैं, 1/r² में डी आर, और ये बोल रहा है कि भाई आर ए टू आर बी आप इंटीग्रल कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आर ए टू आर बी इंटीग्रल करने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेंट है वो क्या देगा, -1/r, आर ए टू आर बी। तो ये मुझे आंसर क्या देगा, KQ ओवर 1/RA माइनस 1/RB, इसका मुझे आंसर मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मुझे पूरा का पूरा क्या मिला, E.dl। अब एक मस्त कॉन्सेप्ट आता है, जरा ध्यान से सुनना। मान लो कि हमने इसको पूरी तरह से एक रस्सी से बांध लिया, ठीक है, और इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, चाहे क्लोज करना चाहा, तो अगर हम इसे क्लोज करेंगे, मान लो कि हमने इसे क्लोज्ड करना चाहा, तो क्लोज्ड करने से क्या होता है, क्लोज्ड करने पर क्या होगा कि ये जो पॉइंट आर ए और आर बी है, जैसे कि यहाँ से मैंने शुरू किया था और फिर यहाँ से मैंने ख़त्म किया, और मैंने ये बोला कि चलो भाई ठीक है यहाँ से यहाँ तक मैंने बांध लिया, बट बेसिकली ये क्या है, एक क्लोज लूप बना रहा है यहाँ से यहाँ तक। जब ये क्लोज लूप बना रहा है तो ये आर ए और आर बी क्या दोनों एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है, बिल्कुल नहीं। तो ये जब डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं होगा तो ये जो E.dl जो छुट्टा हुआ था वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये बोल जाएगा कि बेसिकली आर ए और आर बी दोनों क्या हैं, सेम ही पॉइंट हैं, देयरफॉर E.dl जो हो जाएगी वो हमारी जीरो हो जाएगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये इसीलिए हुआ कि E की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1/r² की है, ओके। 1/r² की होने की वजह से हमारे पास इंटीग्रल इस तरह के आया, जिस इंटीग्रल का इस तरह के आने की वजह से E.dl अगर हम इसे क्लोज करेंगे तो वो हमारा जीरो आया। मान लीजिए यहाँ 1/r होता तो ये log ऑफ r हो जाता, तब अगर log ऑफ r होता तो हम ये आर्ग्यूमेंट फिर नहीं कर सकते। तो E की जो एक खास बात ये है कि जो 1/r² के साथ वेरी हो रहा है, तो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ आया कि अगर हम इस पूरे के पूरे बाउंड्री को क्लोज कर देंगे तो हमारे पास क्या है, E.dl = 0 आया। अब वेक्टर की एक बड़ी खास इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास E.dl है, ठीक है, और इनक्लोज्ड है, तो बेसिकली हमने बोला था क्या कि एक सरफेस तो है, हमने क्या है, ये जो स्फेरिकल मान लो सरफेस है पूरा, अगर आप इस पर कहीं ना कहीं से क्लोज कर दोगे तो, बट जो भी आपने क्लोज किया एक बाउंड्री के साथ क्लोज किया, कि आप बोलो एक बाउंड्री के साथ या धागा के साथ मैंने क्लोज करा, तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, किसी एक सरफेस पे ही तो वो बाउंड्री है, जो बाउंड्री को आप क्लोज कर रहे हो तो वो पर्टिकुलरली क्या है, एक सरफेस का ही तो हिस्सा है, ये सरफेस है और उस बाउंड्री को आप क्लोज कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक। तो इसे स्टोक्स ने बताया कि ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली है कि ये जो बाउंड्री आप घेर रहे हो E.dl की तरफ बनाए, ये एक क्लोज बाउंड्री को घेर रहे हो, बाउंड्री तो आप क्या होगा, वो तो क्लोज हो गया ना, एक सरफेस आपको मिलेगा, वो ओपन सरफेस नहीं होगा, वो क्लोज सरफेस होगा, या ओपन सरफेस ही मान लो, ये सरफेस क्या मेरा ओपन हो गया, ठीक है, बट बाउंड्री है इसमें। तो आप क्या कह सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कर्ल क्रॉस E/dA। मतलब कि आपने अगर किसी बाउंड्री और किसी धागे के साथ क्लोज कर दिया तो अब वो ये जो सरफेस है वो में भी ओपन हो सकता है, बट वो इनक्लोज्ड किससे, एक बाउंड्री से। तो उस क्लोज्ड बाउंड्री को हम क्या कहाँ ट्रांसलेट कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, मेरा एक सरफेस को इनक्लोज कर रहा है, देयरफॉर यहाँ ये होगा इंटीग्रल कर्ल क्रॉस E। तो कभी कभी हम यहाँ पे पूरा क्लोज भी कर देते हैं, बट द थिंग इज दैट इट इज लाइक ये सरफेस dA हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब E.dl = 0 है तो देयरफॉर ये जो इंटीग्रेंट यहाँ आया है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है ये। तो ये कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में हैं, अगर आपकी पूरी कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में चल रही है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये मिलेगा कि
कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू ई डॉट डी एल। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। अब कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गई तो ये हमें बताता क्या है, ये देखने वाली बात है। ये बता रहा है हमें एक बहुत ही प्यारी चीज़। पहली बात, ई डॉट डी एल बेसिकली ये जीरो कब होगा, आप यहाँ देखिए। ई डॉट डी एल, मान लीजिए कि ये पॉइंट एक ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ऐसा है, अलग अलग तरह के रास्ते हैं। तो क्या होगा कि अगर मैं ए से बी को इस रास्ते में फॉलो करूं और दूसरे रास्ते से यहाँ चले जाऊं, तब तो ये मेरा क्लोज हो गया, बट रास्ता अलग हो गया। बट ये क्या कह रहा है कि जब ये आप क्लोज बनाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये पॉइंट है, बट द थिंग इज दैट पाथ के बारे में बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो जा रहे हैं। अगर मैंने इस यहाँ कोई चार्ज रखा, तो अगर मैं इधर से गिना के चलो भाई टेस्टर लेके चलते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया है, फिर आ जाएंगे इस तरफ से, तो ये तो अलग हो गई। अगर हम इसी तरह से जाते और इसी रास्ते में लौट के आते, तब हम बोल सकते थे कि हाँ भाई हमने पूरा क्लोज कर दिया, पर हमने रास्ता अलग कर दिया। तो आप सीधे कर सकते हो ई डॉट इज इक्वल टू जीरो। बट ई डॉट डी एल सिर्फ स्फेयर के लिए, किसी पर्टिकुलर केस के लिए सत्य नहीं है। इट इज ट्रू फॉर ऑल टाइम, चाहे ज्योमेट्री आपकी कैसी भी क्यों ना हो। तो ये कहता है कि ये तभी मुमकिन हो सकता है जब ये जो है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाए। मतलब ये जो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डिपेंड करे, आर बी पे। तो बेसिकली ये आर ए और आर बी पे डिपेंड करे, एंड पॉइंट पे। और जब हमारा चीज क्लोज हो जाएगा तो ये आर ए और आर बी क्या है, दोनों सेम पॉइंट है। दियर फॉर ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो है फॉर इस चीज के लिए, इट मीन्स के आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये हमेशा जीरो होगी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, अगर आपकी जो फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, इसे कंजर्व्ड क्वांटिटी कहेंगे। जैसे ग्रेविटेशन भी एक कंजर्व्ड क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। बट फ्रिक्शन, आप बोले कौन सी फिर कंजर्व्ड पाथ नहीं है? फ्रिक्शन हमारी कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है। बिकॉज अगर मान लीजिए किसी एक बक्से को आप यहाँ से यहाँ लेके गए और फिर दूसरे रास्ते से लेके आओगे, तो एनर्जी इसमें जो लॉस होगा वो सेम एनर्जी लॉस तो नहीं होगा। और ना ही ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि यहाँ से हमने कोई ऑब्जेक्ट को इस तरह पहुँचाया इस रास्ते से तो एनर्जी लॉस हुई, तो यहाँ से हमें एनर्जी गेन होगी, ऐसी तो नहीं है। फ्रिक्शन में हमेशा एनर्जी लॉस होती है, और आपने कुछ और उबड़ खाबड़ रास्ता अपना लिया तो वो बहुत ज़्यादा लॉस होगी। तो आप फ्रिक्शन के बारे में ये कह सकते हैं कि जब कोई क्वांटिटी की कर्ल जीरो ना हो तो वो क्वांटिटी नॉन कंजर्व्ड हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये कि वो जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करेगी, वो पाथ डिपेंडेंट होगी। वो कैसी क्वांटिटी होंगी? वो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होंगी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ निकलता है। अब तो ये हो गई हमारी कर्ल के बारे में और इसमें। अब एक और ये लाइन इंटीग्रल के बारे में। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, कर्ल इज इक्वल टू ई। अगर ये जीरो हो गया तो ये हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है, कर्ल की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश, हमने लिख लिया ई प्लस सम स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर है, और आप अगर इसे स्केलर क्वांटिटी लेते हैं तो इसको वेक्टर हम तभी बना सकते हैं जब इसमें हम ग्रेडियंट लगाएं। तब क्या बन जाता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। बिकॉज ग्रेडियंट जो होता है वो होता है आपका डेल बाय डेल एक्स आई हेट, डेल बाय डेल वाई जे हेट एंड डेल बाय डेल जेड के हेट। और अगर आप इसको ऑपरेट करेंगे किसी स्केलर पे तो वो क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी में तब्दील हो जाएगा। तो आप वेक्टर को हम हमेशा वेक्टर के साथ ही ऐड कर सकते हैं। आप दो वेक्टर के साथ तीसरा स्केलर ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर हम इसको यहां रखते हैं, डेल क्रॉस ई के बदले हम लिखेंगे ई प्लस डेल फाई, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। क्या ये सही है कि नहीं? तो डेल क्रॉस ई प्लस डेल क्रॉस डेल फाई। अब आपको पता है कि डेल क्रॉस ई क्या है, मेरा जीरो तो ऑलवेज है, प्लस नाउ डेल क्रॉस कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो।
अब मैंने ये बात तो कह दी, ये बात मैंने कहने का दो चीज़ें, क्योंकि देखिए कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्व क्वांटिटी, ये मैंने साबित कर दिया। इट मीन्स कि अगर मैं इसे किसी ग्रेडियंट के टर्म में लिखता हूँ तो इस ग्रेडियंट, इसका मतलब ये है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। ये एक तरीका है प्रूफ करने का बाय आर्ग्यूमेंट, और इसकी मैथमेटिक्स भी है जिसे आप बुक में फाइंड कर सकते हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज जीरो। इट मीन्स कि ये जो है साइनोसॉइडल कहते हैं, इसे हम साइनोसॉइडल कहते हैं। इट मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमें देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये कहता है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर में लिख सकते हैं, बिकॉज कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। तो ये स्केलर फंक्शन क्या है, बेसिकली ये जो स्केलर फंक्शन है इसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल फाई और वी। तो हमारे जो टेक्स्ट बुक में डिफाइन किया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई और माइनस ऑफ डेल वी, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। और मैंने अभी अभी आपको कहा कि जब हमारे पास ये है ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, तो ई को हमने कैसे दिखा, डेल वी से मैंने किया, डेल वी डॉट डी एल, है ना। डेल वी माइनस ऑफ डेल वी लगा देंगे डी वी, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब ये जीरो के बराबर क्यों होगा, क्योंकि इस डेल को हम मान लेते हैं, ऐसे ले सकते हैं कि चलो भाई यहाँ डेल वी ओवर डेल एल माइनस ऑफ डेल एल, ये डेल एल कैंसिल हो जाएगा, तो डेल वी क्या हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गई हमारी, जीरो हो गई, कि इंटीग्रल ऑफ दिस वन जीरो और देयरफॉर ये हैज़ टू बी, इट हैज़ टू बी जीरो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हियर कि मान लो कि ई को तो हमने इस तरह से कर दिया, तो जैसे कि हमने कहा ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी या डेल फाई, मैं लेके चलता हूँ अभी फिलहाल। तो इसमें कह सकते हैं हम कि आप क्या काम करो, यहां से ई डॉट डी एल लो और आप इसे क्लोज ना करो, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ये जो डेल बाई डेल एल, इसको भी मान लेते हैं, और ये हो जाएगी मेरी फाई डॉट डी एल, ये इंटीग्रल। तो बेसिकली ये क्या कहेगा कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट ले लें और कोई एक डिस्टेंस ले लें, तो ये कहेगा आपको कि देयरफॉर फाई आएगी, डी एल कैंसिल हो जाएगा। मान ले कि यहाँ से फाई ए रख दीजिए या फाई बी रख दीजिए, या फिर सीधे कर देंगे फाई इन सम सेंस, बाद में हम आगे वाले वीडियो में एक अच्छी तरह से बताएंगे, इज इक्वल टू सम रेफरेंस पॉइंट एट सम पॉइंट इज इक्वल टू ई डॉट डी एल। तो हमारे पास दो डेफिनेशन पक्की पक्की आ गई, कच्ची कच्ची नहीं, पक्की पक्की, कि ई इज इक्वल टू हमेशा हम नेगेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन लेंगे, और इस स्केलर फंक्शन को हम इस तरह से ले सकते हैं कि ई डॉट डी एल विद सम आर ए टू आर बी, सम रेफरेंस टू दिस वन। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और अगर हमें पोटेंशियल दिया हुआ रहे तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और पोटेंशियल की खास बात यह है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं लेना पड़ता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हमें स्केलर क्वांटिटी डेल फाई पता हो गया तो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट तो बहुत सिंपल चीज़ है कि डेल बाय डेल एक्स कर लो, डेल बाय डेल वाई कर लो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो अगर आपके पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे एक पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान होता है, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है। जब पोटेंशियल निकालना आसान है तो हम बस इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल निकालना बड़ा ही आसान चीज़ है, और पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। मंथ 5 1 5 2 5 3 यानी कि डिफरेंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगी उसको सीधे एल्जेब्रिकली ऐड कर देना है। आपने इसे एल्जेब्रिकली ऐड किया, किसी एक पॉइंट पे आपने पोटेंशियल निकाल लें और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बड़ी आसानी से निकल जाएगी, बिकॉज वहाँ तो सिर्फ डेरिवेटिव करना है, कोई इंटीग्रल का झमेला ही नहीं। तो हमारा जो मेन जॉब होता है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड को ही निकालना होता है। तो
चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, गॉस लॉ की मदद से भी निकालें, या फिर हम निकाल सकते हैं उसे कि हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसकी वजह से आप पोटेंशियल निकाल लें, और जैसे ही आपको पोटेंशियल निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और आप आगे जाके ये स्टडी करेंगे, हम अपने वीडियो में भी देखेंगे कि पोटेंशियल की जो विस्तार है, जो डेफिनेशन है, या फिर यूं कहें कि जो मैकेनिज्म है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं गुना ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ये स्केलर है और थियोरेटिकली रिच है। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है आपकी, ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है। आप अगर बोलेंगे कि क्या मेरे को कोई, मैं पोटेंशियल माप सकता हूँ लेबोरेटरी में, आप नहीं माप सकते हैं। आप पोटेंशियल डिफरेंस माप सकते हैं, मतलब कि दो टर्मिनल की आप वोल्टेज माप सकते हैं, लेकिन आप पोटेंशियल नहीं माप सकते। पोटेंशियल आप माप सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मापें, आप फोर्स मापें, वो चलेगा। तो मैथमेटिकली हम किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल निकाल लेते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी, और उसको हम वेरीफाई करते हैं लैब के थ्रू, और तब हम पता लगाते हैं कि अच्छा हमने जो भी डिफाइन किया, डेफिनेशन दिया है, वो 100% सत्य है। तो आज की वीडियो में हमारी बहुत सारी बातें हो गई। आज की वीडियो को हम ही समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपने मेरी वीडियो को पूरी की पूरी ज़रूर देखी होगी। अगर आपने देखा है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, कमेंट और एक महत्वपूर्ण चीज़ शेयर तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।